नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू हिस्ट्री IQ SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं लोकेश कुमार। आइए आज देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में नई श्रृंखला का हम के बारे में चर्चा करते हैं। किस पे? भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। किस पे चर्चा करेंगे? भारत में जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत में कैसे आई हैं, किस वजह से आई हैं, क्या क्या उनके कारण बन रहे हैं कि पुर्तगाली कंपनी भारत में आगमन होता है। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये किस वजह से आए थे और उनके क्या क्या कारण थे, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य यहाँ पर नहीं किए। आने के बाद वो जब भारत में आते हैं तो उन्होंने अपने क्या कार्य किए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, किस वजह से आए थे। इसको मैं पिछले घटना के अनुसार में देखते हैं जो 1453 में होती है। कहाँ पे? जो उस्मानियों का अधिकार हो जाता है कुस्तुतुनिया पे। कहाँ पर? कुस्तुतुनिया पे। ये है कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया पर जब उस्मानियों का अधिकार हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में कुस्तुतुनिया पर उस्मानियों का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। जो होते हैं यहाँ पर कुस्तुतुनिया पर उस्मानी साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना हो जाती है। और जब यहाँ पर स्थापना हो जाती है तो यूरोप का भारत से जो स्थल मार्ग का व्यापार करने का जरिया था, तो यहाँ पर ये कुस्तुतुनिया में जो उस्मानियों ने वहाँ से अपने जो रास्ता था स्थल मार्ग का, भारत से जो व्यापारी यूरोप के लोग करते थे, व्यापारी करते थे, तो जो उस्मानी लोग थे उन्होंने उस पर बहुत अत्यधिक करारोपण कर दिया और बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर दी, जिससे कि ये वाला जो मार्ग था यूरोप वासियों के लिए, ये वाला मार्ग बहुत ही बेकार उन्होंने कर दिया था उस्मानियों ने, कि यहाँ इधर से उनको अब जितना वो सामान लेते थे उससे ज़्यादा कई गुना उनको प्रॉफिट नहीं होता था, बल्कि नुकसान हो रहा था। तो इसलिए ये वाला जो उनका रास्ता था वो उस्मानियों के नियंत्रण में हो गया था, तो उस्मानी उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी वजह से इधर का रास्ता जो था उसमें सबसे ज़्यादा यूरोप वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नियंत्रण समय इनका परिणाम क्या निकलता है, तो भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार था उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है, जिससे कि जो यूरोप के व्यापारी होते हैं उन्हें एक नए मार्ग की समुद्र से एक नए मार्ग की खोज की तलाश थी। और जो टर्की लोग थे यहाँ पर, जो कुस्तुतुनिया में थे जो लोग, वो टर्की लोग थे। जो टर्की लोग थे वो क्या करते थे, वो जो टर्की लोग थे वो अपने हिसाब से व्यापार करने की सोच रहे थे कि यूरोप वालों को मैं अपने हिसाब से व्यापार करने देंगे। इसी वजह से वो यूरोप वाले इन्होंने उस पर पाबंदियां लगा रखी थी व्यापार पर, जिससे कि जो यूरोप का व्यापारी था बहुत ही लाचार हो गए थे। और जो यूरोप के व्यापारी थे वो स्थल मार्ग से अब व्यापार करने के लिए संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल एग्री नहीं थे कि हम इस वाले मार्ग रूट से, मतलब स्थल मार्ग से व्यापार करना उनके लिए संभव नहीं रह गया था। जब नहीं सही रह गया था और महंगे दामों पर, जब यहाँ पर क्यों यहाँ से जब जाएंगे इनके थ्रू अगर वो कुछ भी सामान लेंगे तो इन्हें महंगे दामों पर मिलता था। यूरोप वासियों को, यूरोप के व्यापारी थे, उनको महंगे दामों पर वो सामान लेना पड़ रहा था। जब सामान महंगा लेने पड़ रहा था तो उसके कारण जब यहाँ से उनका जितना खर्चा हो रहा है, जितना भी उनका यहाँ से आने जाने में वहाँ तक लगता है, उसके बाद में कुस्तुतुनिया में टर्कियों को भी टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो इस वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लाभ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। अरब के जो व्यापारी थे, ये इसके अरब तरफ के जो व्यापारी थे वो अरब के व्यापारी भी उन्होंने जाना था कि
जो स्थल मार्ग से इन लोगों का आने जाने का व्यापार करने का रास्ता था, उस पर बहुत सी बाधाएं हो गई थी। और जो इधर अरब वासी थे, अरब के निवास जो व्यापारी लोग थे, वो भी उन्होंने भी अपने तरफ से इन पर दबाव डाल दिया। उन्हें भी पता हो गया था कि जो कुस्तुतुनिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की होते हुए कुस्तुतुनिया से यूरोप के लिए रास्ता था, उसको वहाँ पर बाधित हो गया है। इसलिए इधर जो अरब के व्यापारी थे वो भी कह रहे थे कि हम भी अपने मनमाने दामों से अब इनसे व्यापार करेंगे। कहाँ से? यूरोप के कुछ क्षेत्रों से। तो इसलिए यहाँ पर कहानी यहाँ पर अटक जाती है। तो क्या करते हैं जो यूरोप वासी होते हैं, यूरोप वासी उस टाइम पीरियड में फिर क्या करते हैं, ये बहुत से ज़्यादा यूरोप का जिससे बहुत ही ज़्यादा व्यापार जो था वो शिथिल हो गया था। और शिथिल हो जाने के कारण यूरोप में बहुत सी कठिनाइयों का यूरोप वासियों को सामना करना पड़ जाता है। जब सामना करना पड़ जाता है तो उसी टाइम पीरियड में यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ पर पुर्तगाल है और ये स्पेन है, यहाँ से यूरोप का जो शासक होता है वो भारतीय व्यापारी सोचते हैं कि अब कोई इस समुद्री मार्ग से भारत को खोज निकाला जाए जिससे कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो। प्रॉफिट तो खैर उन्हें बाद में पता चलता है, लेकिन समुद्री मार्ग से एक सीधा रास्ता उन्होंने ढूंढने की सोची है। जब सीधा मार्ग रास्ता ढूंढने के लिए एक नया रास्ता हो जाएगा भारत के लिए, जब समुद्र मार्ग से मान लीजिए जाए इधर से या उधर से किधर से भी देखते हैं तो उनके लिए एक नया रास्ता होगा जो खुद से जो समुद्री मार्ग के थ्रू होगा, कोई स्थल मार्ग से उसका लेन देन नहीं होगा। तो इस वजह से समुद्र कि अगर हम समुद्र के द्वारा भारत के लिए एक नया, जैसे यूरोप वासियों ने सोचा कि अगर हम ये भारत ये है मान लीजिए यहाँ से आकर के इन्होंने ये रूट तय किया था, इधर से आए हुए हैं और आके भारत में प्रस्थान करते हैं। तो इसी तरीके से जब ये नया रूट अपना निकालेंगे तो इन पर इनको कोई बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि इनका नया रूट होगा, नया रास्ता होगा, मार्ग होगा और आसानी से व्यापार भी कर सकते हैं। जब ये नया रास्ता होगा तो यहाँ पर इनको ना तो तुर्की आएंगे ना कोई अरब वाले आएंगे, कोई नहीं आएगा और आसानी से व्यापार कर सकते थे। इसके लिए पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल ये हो गया है और स्पेन ये हो गया, मतलब कि ये चीज थी जो ये थी हमारी पुर्तगाल और यहाँ पर जो था वो था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जो था यहाँ से आगे, इसके लिए स्पेन और ये पुर्तगाल जो था ये दोनों देश बहुत तेजी से प्रगति के दौर में थे और नियंत्रण तौर से अपने अभियान भेजते हुए जा रहे थे कि एक नए नए देश की खोज कर रहे थे। यहाँ के जो स्पेन और पुर्तगाल थे ये बराबर नए नए देशों की खोज करते रहते, हर टाइम इनके अभियान इधर से उधर भ्रमण करते रहते थे। तो उसी टाइम पीरियड में जो स्पेन था, स्पेन ने अपने यहाँ से समुद्री मार्ग से भारत खोजने के लिए कोलंबस को भेजा है। कहाँ किसको भेजा था? स्पेन से कोलंबस को, भारत की खोज के लिए स्पेन से सबसे पहले किसको भेजा गया? कोलंबस को। जब स्पेन से कोलंबस को भेजा जाता है तो यहाँ से जो स्पेन से कोलंबस को भेजा गया है, जो कोलंबस जब जाता है यहाँ से स्पेन से निकलता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद में ये अपना मार्ग भटक जाता है। जब अपना मार्ग भटक जाता है तो ये भारत की तरफ आने की बजाय ये इधर के लिए चल जाता है, उल्टी साइड में चला जाता है और भारत और अमेरिका की खोज कर लेता है। किसकी खोज कर लेता है? ये स्पेन से कोलंबस चलता है इधर के लिए, तो ये इधर के लिए नहीं आता है, अफ्रीका महाद्वीप के साइड नहीं जाता है और अंटार्कटिका होते हुए अमेरिका की खोज कर लेता है, जो कि यूरोप वालों के संज्ञान में अमेरिका नहीं था। और अब जब कोलंबस ने अमेरिका को खोज लेता है तो उस टाइम पीरियड में जो कोलंबस ने
अमेरिका को खोज लिया है तो यूरोप वासियों के संज्ञान में एक और देश आ गया था, कौन सा? अमेरिका। और इससे यूरोप और अमेरिका के साथ में एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं, जब यूरोप और अमेरिका भी कनेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, फ्रांस, यूरोप में जो फ्रांस थे, ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका जाकर यहाँ से जाते हैं और अमेरिका में अपनी कॉलोनी तैयार कर देते हैं। जब अपनी कॉलोनी तैयार कर देते हैं या अधिकांश उपनिवेश बना लेते हैं, उपनिवेश यहाँ पर बना लेते हैं या कॉलोनी बना लेते हैं या स्थायी अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। जब यहाँ पर स्थापित कर देते हैं अमेरिका में आकर, अमेरिका में जो कि अमेरिका के वो फ्रांस के, ब्रिटेन के शासन में हो जाता है। जो अमेरिका जो होता है फ्रांस और ब्रिटेन के अकॉर्डिंग पूरा हो जाता है। इसके बाद अमेरिका में स्वतंत्रता आ जाती है, स्वतंत्रता की लड़ाई होती है और आज़ादी प्राप्त करते हैं। जो स्वतंत्रता की जब स्वतंत्रता होती है अमेरिका में तो वहाँ पर आज़ादी भी प्राप्त होती है इन लोगों को। जब आज़ादी प्राप्त होती है तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, जब आज़ादी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है फ्रांस और ब्रिटेन को अमेरिका में, उसके बाद में पुर्तगाल के, यहाँ से पुर्तगाल से भी निरंतर अभियान भेजे जा रहे थे। स्पेन से भेजा गया था पहला अभियान कोलंबस के अकॉर्डिंग। और कोलंबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा, ये कोलंबस है, कोलंबस को सबसे पहले भेजा है, उसने अमेरिका की खोज कर दी। तो जो अमेरिका था वो यूरोप वासियों के संज्ञान में आ जाता है और संज्ञान में जब आ जाता है फिर उसके बाद में पुर्तगाल जो होता है, पुर्तगाल से भी कंटिन्यू बराबर लगातार यहाँ से बराबर अभियान भेजे जा रहे थे कि भारत की खोज निकालो, कहीं से भी निकालो, भारत को जल्दी से जल्दी खोजो। और 1487 में यहाँ पर अफ्रीका के किनारे बार्थोलोमो डियाज, यहाँ के जो पुर्तगाल से थे बहुत से अभियान भेजे गए। और लेकिन जो 1487 में, कितने में, 1487 में 1487 ईस्वी में कौन सबसे पहले थे? बार्थोलोमो डियाज। 1487 में बार्थोलोमो डियाज कहाँ से चलता है? पुर्तगाल से चलता है और यहाँ से चल करके आसा अंतरिप सबसे निचला हिस्सा अफ्रीका का है, अफ्रीका का सबसे निचला हिस्सा आसा अंतरिप तक जाता है और उसको नाम क्या देता है? केप गुड होप। आसा अंतरिप तक जाता है और उसको कौन जाता है? बार्थोलोमो डियाज। ये कहाँ तक जाता है? यहाँ से चलता है और यहाँ से चलने के बाद में ये यहाँ पे आकर के रुक जाता है। ये क्या है? आसा अंतरिप है। आसा अंतरिप है और यहाँ पर जो आसा अंतरिप है इसको जो यहाँ का बार्थोलोमो डियाज है, बार्थोलोमो डियाज इसको नाम क्या देता है? एक केप गुड होप। क्या देता है? से केप गुड होप। केप गुड होप इसको नाम देता है। जब केप ऑफ गुड होप नाम तक पहुंचता है उसको नाम देता है केप ऑफ स्टार्स। एक तो गुड ऑफ केप होप देता है या बोल सकते हो गुड नहीं कैप ऑफ स्टार्स। कैप ऑफ स्टार बोलोगे केप ऑफ स्टार्स या केप गुड होप, केप होप बोलोगे। उसके बाद में 1487 में
और उसका नाम, इसका नाम बदल दिया, केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम 1487 में बदला गया था, केप ऑफ गुड होप रखा गया था, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप रख लिया। उसके बाद में हम क्या देखते हैं आगे चलकर, यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद में जो यहाँ का एक राजकुमार होता है प्रिंस हेनरी, जो प्रिंस हेनरी होता है ये क्या करता है, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है। ये कौन था, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी। जो प्रिंस हेनरी था इसको बोला जाता है द ग्रेटर नेवी। द ग्रेटर नेवी का मतलब होता है कि जे अपने यहाँ के पुर्तगाल के जितने भी लोग थे उनको प्रोत्साहित करता था कि आप जाइएगा और आप जाके एक नए देश की भौगोलिक स्थिति को देखिएगा, कैसी है, कहाँ क्या है, क्या नहीं क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया करता था। और ये जो समुद्री मार्ग जो होते थे उनमें समुद्री मार्ग की स्थिति को बता में बहुत रुचि रखता था, इसको बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए इसे नेविगेटर भी कहा जाता है। स्पेन और पुर्तगाल के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, इन दोनों के बीच में भी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, और प्रतिद्वंद्विता चल रही थी क्योंकि वे लोग द्वीपों और देशों को खोज रहे थे। स्पेन वो अलग खोज रहा था और पुर्तगाल वो अलग खोज रहा था, तो दोनों लोग अलग अलग खोज रहे थे, इसीलिए इन दोनों में बहुत बड़ी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। जब प्रतिद्वंद्विता चल रही थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो क्या होता है, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में द्वंद्वता चल रही होती है और नए नए के देशों का आविष्कार हो रहा था। उसके अभियान में एक मैप तैयार करवाया था इसने, इसीलिए मतलब जो भारत इस साइड का जो एरिया था, इस साइड का मतलब अफ्रीका का पश्चिमी जो तट था, उसने ये वाला जो पश्चिमी तट है इसका पूरा नक्शा बनवा दिया था। प्रिंस हेनरी ने पूरा नक्शा बनवा दिया था आसान द्वीप तक। जब आसान द्वीप तक उसने पूरा मैप तैयार कराया और उसके बाद में सन 1498 में पुर्तगाल से वास्को डिगामा जो वास्को डिगामा था यहाँ पर ये किसके द्वारा भेजा गया था, वास्को डिगामा यहाँ से देखो इमैनुअल प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा, इमैनुअल प्रथम के द्वारा, यूरोप का शासक था ये इमैनुअल प्रथम के द्वारा पुर्तगाल से भेजा जाता है। और ये मैप के जरिए से आसान द्वीप केप ऑफ गुड होप तक मैप के जरिए से आता है। और जब यहाँ तक आ जाता है मैप के जरिए और यहाँ से फिर इसके बाद में क्या करता है और साथ आ जाता है और उसके बाद में केप गुड होप आगे मेडागास्कर अफ्रीका के बीच से निकलता हुआ केन्या मेनोजोइक होते हुए जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसको एक गुजराती व्यापारी मिल जाता है, उसका नाम होता है अब्दुल मलिक पथ प्रदर्शक से मिल जाता है। किसको, वास्को डिगामा को एक अब्दुल मलिक पथ प्रदर्शक मिल जाता है। और पथ प्रदर्शक जब मिल जाता है वो इसको राय देता है, वो गुजराती व्यापारी जो था उसने अरबी व्यापारियों के साथ में कभी ना कभी इस हिंद महासागर को पार किया था, जिससे उसने उसे बताया कि आप इस तरीके से चलिएगा तो आप इंडिया पहुंच जाएंगे। और उसी तरीके से जो था यहाँ पर आने के बाद में
ये इस तरीके से आकर के यहाँ पर ये वाला जो तट था ये मालाबार तट है, और ये जो वाला होता है ये वाला जो इधर का जो है ये मालाबार तट है। ये वाला जो तट था मालाबार तट है, और जो उधर का तट होता है उधर वाला साइड वो काली इधर नहीं पहुंचा है बल्कि इधर ही आया था, और आकर के कालीकट तट पर भाई आ जाता है। कालीकट तट पे आ जाता है कौन? वास्को डिगामा, कालची से वो केरल में है। और ये जो वास्को डिगामा था वो अपने पुर्तगाल से 3 जहाज को लेकर चला था। 3 जहाज इसके साथ में थे और कम से कम 150 लोगों की सेना लेकर चला था, मतलब 150 व्यक्ति अपने साथ में लेकर के चला था और 3 जहाज लेकर चला था। और यहाँ से चलते हुए अफ्रीका को पार करते हुए मेगाडास्कर से जाके फिर जाके कालीकट तट पर पहुंच जाता है, और वहाँ केरल पे कालीकट जिसे बोला जाता है कोझिकोड कहते हैं। किसको? कालीकट को। कट को कोझिकोड कहते हैं। कोझिकोड कहते हैं, कोझिकोड कहते हैं। तो इसके मतलब कि यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद में 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा था वो भारत पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर शासक होता है जमोरिन। कालीकट के जो उसके ठीक पड़ोस में एक शासक होता है जिसका नाम होता है जमोरिन। जमोरिन जो होता है वो जब इसको वास्को डिगामा को देखता है तो अरब के व्यापारी यहाँ से सामान ले जाते थे और अरब से यूरोपियों का सप्लाई किया करते थे। आते थे, पहले आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब ये पहला जो आया था वो डायरेक्ट समुद्री मार्ग से होते हुए भारत के लिए आया था। पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा था। जब वास्को डिगामा था पहली बार व्यापारी जो था, पहला व्यापारी पुर्तगाल का जो समुद्री मार्ग से सीधे व्यापार करने के लिए भारत को आया था। तो कालीकट का जो शासक था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। कालीकट का जो शासक था वो कौन था? जमोरिन था। शासक कौन था? जमोरिन। शासक था जमोरिन। इसने जब इस वास्को डिगामा से मिलता है तो वास्को डिगामा का बहुत ही भव्य के साथ में उसका आदर सत्कार करता है और मालाबार तट पर पहुंचता है। जमोरिन इसका भव्य स्वागत करता है। स्वागत करने के मकसद बहुत ही धूमधाम से इसका स्वागत करता है, मतलब कि वास्को डिगामा को। और बाद में क्या करता है, स्वागत करने का मकसद क्या था, क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से मतलब कि जो ये यहाँ का जो एरिया था वहां पर पूर्ण रूप से अरबी व्यापारियों ने अपना वर्चस्व बना रखा था। वो यहाँ के शासकों को कुछ नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने अपना इतना खुद वर्चस्व बना रखा था। कहाँ? अपना वर्चस्व बना रखा था। और उसके बाद में जो वर्चस्व यहाँ पर बना रखा था, उसके बाद में क्या होता है, जो यहाँ पर जितने भी व्यापारी थे अरब के व्यापारी, उनका पूरा शासन था। इसलिए निश्चित तौर पर वहाँ से जो शासक थे वह एक नए मार्ग की तलाश भी कर रहे थे। यहाँ पर जितने भी थे, यहाँ के इस एरिया के जितने भी XYZ शासक थे वो एक नए मार्ग की
वो भी खोज कर रहे थे, क्योंकि वो अरब के व्यापारियों को मनमाने दामों पर अपनी वस्तुओं का भरपाई बैलेंस नहीं ले पा रहे थे, मतलब पूर्ण रुपए से पूर्ण उनसे रुपए नहीं ले पा रहे थे। इसलिए तो वहाँ के जितने भी शासक थे वो भी एक नए व्यापारी की खोज कर रहे थे, मतलब नए मार्ग की खोज कर रहे थे, जिससे कि उन्हें उनके सामान का उचित मूल्य मिल सके। जो उनका सामान था वो अपने इंडिया के लोगों, भारतीय लोगों का जो सामान था व्यापार के लिए, उनका व्यापार के लिए जो सामान था उनका रुपए उनको पूरा भरपाई मिल पाए। इसी वजह से जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था और कहा कि आप मेरे यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार तो कर सकते हैं। वास्को डी गामा से जमोरिन ने बोल दिया है, जमोरिन ने वास्को डी गामा से बोला है कि आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ फैक्ट्री नहीं अभी लगा सकते हो। फैक्ट्री लगाने का अधिकार नहीं दिया था, बल्कि उसे केवल व्यापार करने का अधिकार दिया था। उस समय वहाँ के राजाओं व्यापारियों के यहाँ के अरब के व्यापारियों का यहाँ शासकों के दरबारों में पूरा मजबा लगा रहता था, मतलब कि पूरा उनका शासनकाल की अरबों का ही चल रहा हो जैसे कि। और व्यापारियों को बहुत ही हस्तक्षेप था, क्योंकि वह बहुत दिनों से व्यापार कर रहे थे। कहाँ पर? अरबों के जो व्यापारी थे वो इस एरिया में, भारत में बहुत दिनों से व्यापार कर रहे थे, इसलिए उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। और जब बहुत बड़ा हस्तक्षेप था तो वो यहाँ के जो शासक थे वो उनको नाराज नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वास्को डी गामा को पहली बार में उन्होंने फैक्ट्री या कोठी बनाने के लिए अधिकार नहीं दिया था। और अधिकार नहीं दिया तो उसके बाद में वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा ने कुछ बातों को वहां पर मार्क किया कि यहाँ पर जो है अरबों के बहुत सारे जहाज आते हैं, और जहाज जो आते हैं यहाँ से सामान व्यापार कर करके लेकर सामान जो जाते हैं, लेकिन उनमें कोई सैनिक बल सत्ता नहीं है, और इनके जहाज पर कोई सैनिक सत्ता नहीं है। और इनके जहाज़ों को अगर हम लूटना चाहें तो सैनिक सत्ता हमारी ज़्यादा अच्छी है, और उनको हम निहत्थे आते हैं व्यापार करने, और निहत्थे आते हैं व्यापार करते हैं, और व्यापार करने के बाद में फिर वापस चले जाते हैं। अगर इन पर हमला किया जाए तो हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। उसने ये बात अपने दिमाग में मार कर ली थी, दिमाग में बिठा ली थी। पहले ही राउंड में जब आया था तभी उसने सोच लिया था कि अगर इन पर मेरी नौसेना जो है मेरे पास, उसके पास पुर्तगालियों के पास बहुत ही सशक्तिशाली नौसेना थी, उनके कारण बस उन्होंने हिंद महासागर को फिर जीत लेते हैं। जब जीत लेते हैं आगे चर्चा करते हैं। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, तो 2-3 महीने के बाद में, जब वास्को डी गामा यहाँ से पुनः वापस जाता है पुर्तगाल के लिए, जब पुर्तगाल के लिए वापस जाता है तो यहाँ से क्या क्या लेकर जाता है? मसाले, जड़ी बूटियाँ, और मसाले हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गए, अन्य प्रकार की बहुत सी चीजें यहाँ से लेकर के अपने जहाजों में भर करके और पुनः वापस चला जाता है। कहाँ के लिए? पुर्तगाल के लिए वापस चला जाता है, और जाकर के यूरोप में पहुँचता है। और यूरोप में जाने के बाद में जितना भी सामान ले गया होता बेचता है, और बेचने के बाद में देखता है कि उसका जितना भी खर्चा हुआ था और खर्चा निकलने के बाद में उसको फिर भी 60% का 60 गुना फायदा होता है। कितना? 60 गुना फायदा होता है। जब ये चीज जो सुन करके वहाँ के जितने भी थे व्यक्ति, उनको मन में लालसा सी पैदा हो गई, और वहाँ पर जाके 1498 में ही एक कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1498 में। क्या चीज? इंडिया स्टादो कंपनी की स्थापना हो गई। स्टादो डा इंडिया है।
इस्तादो द इंडिया, इंडिया इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना हो जाती है, उसके बाद में इसको अनेक इस प्रकार के फिर अनेक लोग भारत में, पुर्तगाल से फिर अनेक लोग आते रहे भारत के लिए और यहाँ से व्यापार करने लगे, क्योंकि उनका एक नया मार्ग मिल चुका था उनको। कौन कौन से लोग आए, किस किस प्रकार से आए हैं और किस प्रकार से भारत पर और राजनीतिक और धार्मिक, राजनीतिक तौर से भी आए हैं, धार्मिक तौर से भी आए हैं। और उसके बाद में क्या होता है, प्रभाव से भी डालना पड़ता, प्रभाव डाला, क्योंकि यूरोप के जो देश पुर्तगाल आए थे उनका क्या उद्देश्य था, जो यूरोप के देश आए थे पुर्तगाल होकर के उनका क्या क्या उद्देश्य था। एक तो हो गया हमारा, इनके उद्देश्य देखते हैं कि जो इनके उद्देश्य थे, एक तो व्यापार का उद्देश्य था। आप लोग पॉइंट वाइज पूरा नोट करते रहिए तो सही रहेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। अब देखते हैं जो इनके उद्देश्य थे, पुर्तगालियों के जो व्यापारी आते थे इनके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य देखते हैं, पहला तो हो गया तुम्हारा व्यापार, व्यापार के उद्देश्य से तो आते थे। दूसरा फिर क्या है देखिएगा, उद्देश्य, उद्देश्य थे दो, एक तो था व्यापार का और दूसरा था धार्मिक। व्यापार का जो था उसमें एक व्यापार के तौर पे प्रमुख जो था इनका कौन सा था, व्यापार। प्रमुख उद्देश्य क्या था, व्यापार था, प्रमुख उद्देश्य व्यापार था। और उसके बाद में इन्होंने दूसरा उद्देश्य दिया है धार्मिक। ये धार्मिक किस कैसे हुआ, क्योंकि 1453 में जो हुआ था क्या चीज, धर्म में, धर्म यहाँ पर जो तुर्की लोग थे, तुर्की की एक नई जगह पर हम अपना धर्म प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि इन लोगों ने यूरोप में आकर के यहाँ पर धर्म चेंज किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी धार्मिक कि वहाँ से जो पुर्तगाली लोग थे वो आकर के अब यहाँ पर भी कुछ अपना धर्म जाति बनाएंगे। उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हिंद महासागर, और जो इसके बाद में एक और था वो क्या है, धार्मिक हो गया और फिर उसके बाद में राजनीतिक, राजनीतिक प्रभुत्व। ये राजनीतिक प्रभुत्व भी अपनाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, मतलब जो हिंद महासागर जो होता है ये वाला एरिया, तो हिंद महासागर पर भी राजनीतिक का मतलब कि उसको कैसे भी प्राप्त करना है, तो इसीलिए इन्होंने हिंद महासागर पर जो अटैक किए थे, अरब के व्यापारियों पर हमला किए थे, उसको लेकर बोला गया है। तो इसी वजह से क्या होता है, फिर राजनीतिक प्रभुत्व, नए नए लोग आते हैं और अपने धर्म में जोड़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद में भारत में ये पुर्तगाली हैं वो अपने नए धर्म में जोड़ेंगे और पुर्तगाली कंपनी व्यापार को और धार्मिक मामलों को लेकर आई थी। जो ये धार्मिक थी और राजनीतिक मामलों को लेकर तो आए थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने कायम भी किया है काम। अरब के व्यापारी, हिंद महासागर पूरी तरह कब्जा हुआ था, मतलब कि अरब के व्यापारी जो थे उनका जो हिंद महासागर होता है था उस पर पूरा कब्जा था, जो वहाँ पर कोई दूसरा आता ही नहीं था, व्यापार करने आता नहीं था, केवल यहाँ पर अरब से हिंद महासागर में व्यापार करते थे भारत से। तो इसीलिए उनका पूरा कब्जा भारत उस हिंद महासागर पर था, किसका, अरबों के व्यापारियों का। और वास्को डिगामा के बाद, जब वास्को डिगामा जब आता है यहाँ पर, कब आता है, बाद में कौन कौन आता है, 1498 तो वास्को डिगामा आ गया। अब उसके बाद में आता है 1502 में, कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज। 1502 में, 1502 ईस्वी में कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज आता है।
1502 में जब पेड्रो अल्वारेज आता है तो ये क्या करता है, देखिएगा। जब 1502 में पेड्रो अल्वारेज आता है, एक नहीं जहाज लाता है। कितने जहाज लाता है? 13 जहाज लाता है। कितने? 13 जहाज लेकर आता है। 13 जहाज और साथ में नौसेना। नौसेना सुसज्जित, मतलब नौसेना सुसज्जित का मतलब होता है कि नौसेना जो थी बहुत ही शक्तिशाली रूप से लेकर आया था, जो कि बहुत शक्तिशाली रूप से लेकर आया था, जो कि हिंद महासागर पर जो उसे बाधाएं हैं, जो इस वाले एरिया में उसको जितनी भी बाधाएं हैं उनको समाप्त करने के मूड में ही वहां से चला था। कहां से? पुर्तगाल से। समझ रहे हैं कि जब पुर्तगाल से जो चला था, इसने पहले वहीं से ही सोच लिया था कि अगर हिंद महासागर में कोई भी बाधा आती है तो उसको हम वहीं पे दफन कर देंगे या खत्म कर देंगे। इतनी सुसज्जित सेना लेकर ही आ रहा था वो। और उसके बाद में क्या होता है, पेड्रो अल्वारेज कोचिन और कन्नौज के जगह पर संपर्क करता है। यहाँ पर कोचिन है, फिर कन्नौज है, वहाँ के शासकों से मिलता है और शासकों से मिलता है क्षेत्रीय शासकों से, और देखता है कि क्षेत्रीय शासकों की आपस में मेलझोल जो है, मेलझोल नहीं बनते हैं। ये इन लोगों में आपस में फूट रहती है। आपस में जब फूट रहती है तो फूट रहेगी तो लड़ाइयाँ होंगी, आक्रमण होंगे। जब आक्रमण होंगे तो उसमें फायदा किसको होगा? फायदा तो तीसरा उठाएगा, क्यों? दो आपस में शासक लड़ जाएंगे और जो व्यापारी होगा वो फायदा उठा लेगा पूरा पूरा। तो वही यहाँ पर कंडीशन लागू हो जाती है। जब कंडीशन लागू हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद जब कंडीशन लागू हो जाती है, व्यापारी को भी भगाया जाता है हस्तक्षेप करके। उसके बाद में और यहाँ पर वर्चस्व भी राजनीतिक रूप में कायम किया जाता है। किसने? पुर्तगालियों का यहाँ पर राजनीतिक तौर से भी वर्चस्व हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसके बाद में जो यहाँ वहाँ के शासक दरबार में अरब के व्यापारियों उपस्थित थे, मतलब कि यहाँ पर जितने भी शासक थे और शासकों के दरबार में अरब के व्यापारी उपस्थित थे। जब इनके यहाँ दरबार में जब उपस्थित थे तो वो क्या करेंगे? भाई इतने दिनों से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अरब के व्यापारी, और वो एकदम बिना अरब के व्यापारियों की राय लेकर इसको अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो अगर दे देंगे तो हो जाएगी आपस में भिड़त। भिड़त जब हो जाएगी तो लड़ाई होगी। उसके बाद जब पुर्तगाली का ताज में तवज्जो दी जाती है, मतलब कि यहाँ के जो शासक होते हैं वो पुर्तगाली के व्यापारी पेड्रो अल्वारेज को यहाँ पर तवज्जो देते हैं व्यापार करने की और अपनी कोठी बनाने की। तो उनको हस्तक्षेप जाहिर होता है। किसको? अरब के व्यापारियों को हस्तक्षेप जाहिर होता है। इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, मतलब कि परिणाम वही होगा कि झगड़ा होगा और घमासान युद्ध होगा। जब घमासान युद्ध होगा फिर अरब के व्यापारी और पेड्रो, मतलब कि यहाँ पर पेड्रो और अरब के व्यापारी, पेड्रो अल्वारेज और अरब के व्यापारी जो थे उनकी होती है लड़ाई। जब दोनों की लड़ाई आपस में होती है तो क्या होता है, पेड्रो अल्वारेज हिंद महासागर में युद्ध शुरू हो गया है और पेड्रो अल्वारेज ने अरब व्यापारियों का एक जहाज पकड़ लिया। मतलब कि इस एरिया में इन्होंने, किसने? पेड्रो अल्वारेज ने, जो पुर्तगाली आया है, इसने अरब के व्यापारियों का एक जहाज पूरा पकड़ लिया है। जब पकड़ लेता है पूरा एक जहाज, और जहाज को पकड़ लेने के बाद में उस जहाज को भारत के जो शासक होते हैं और शासकों को गिफ्ट में दे देता है। जब वो जहाज को अरब के व्यापारियों का लूट लेता है और लूट लेने के बाद में उस जहाज को उठा के भारत के जो शासक थे उनको दे देता है गिफ्ट में। जब गिफ्ट में दे देता है एक जहाज तो यहाँ के जो शासक होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं। किस पर?
पेड्रो अल्वारेज से बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद में जो कि अरबी व्यापारियों को शक्ति का अंदाजा भी इन्होंने करा दिया था कि जो ये पुर्तगाली थे, इनको अरब के व्यापारियों का, जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उनकी सहन शक्ति जो थी, शक्ति का भी अंदाजा उनको भी हो गया था। फिर पेड्रो अल्वारेज वापस चला जाता है। जो पेड्रो अल्वारेज होता है वो यहाँ से वापस चला जाता है पुर्तगाल के लिए। जब पुर्तगाल के लिए वापस फिर चला जाता है तो फिर क्या होता है, पेड्रो अल्वारेज वापस चला गया है। फिर उसके बाद में 1502 ईस्वी में, किसमें, 1502 में, 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा फिर 502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। और भारत आता है, वास्को डी गामा को पुनः भेजा गया था इस बार कि वह अपनी एक व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी स्थापित करनी है। मतलब कि यहाँ से फिर चला है, अब आकर के उसे यहाँ पर अपने भारत में एक कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वहाँ के गवर्नर ने भेजा था। और आकर के फिर 1503 में क्या किया, 1503 में 3 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित कर दी। जो पुर्तगाली वास्को डी गामा सेकेंड राउंड में आता है और पुर्तगाल, क्या नाम उसका, आकर के 1503 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर देता है और फिर वापस पुनः चला जाता है। 1502 में आता है और 3 में फैक्ट्री स्थापित करता है कोचीन में। और कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद में फिर पुनः चला जाता है, कहाँ के लिए, पुर्तगाल के लिए। जब दोबारा पुर्तगाल के लिए चला जाता है फिर क्या होता है, 1503 से 1595 तक, 1503 से 95 तक भारत में व्यापार करने आते रहे। जो पुर्तगाली थे वो आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, 1595 तक यही चलता रहा। कंपनियों का फिर देखते हैं कि कंपनियों के वायसराय आए। जो यहाँ के कंपनी थी यूरोप की, वहाँ के वायसराय आते हैं और वायसराय आते हैं, गवर्नर आते हैं। भारत आना प्रारंभ हो चुके थे। उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जो वायसराय यहाँ पर आते हैं, अपने भारत में आते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा शासक आया है या कौन कौन सा गवर्नर आया है, उनके बारे में हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। जो भी पॉइंट हम लिखवाते हैं वो आप लोग नोट करते रहिएगा। जब अब यहाँ पर जो वायसराय आते हैं, पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। और एक कौन था, वायसराय था, कहाँ का, पहला पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली। इसका टाइम पीरियड जो था 505 से 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। 1505 से 1509 ईस्वी तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था।
कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक रुकता है और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जब पुर्तगाली गवर्नर था इसने 1505 में अपने पहले पुर्तगाल की 505 से पहले पुर्तगाल की एक कोठी स्थापित हो चुकी थी और वो कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में स्थापित हुई। पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में। पहली 1505 से पहले मतलब कि 1503 में पहली कोठी हमारी स्थापित हो चुकी है और कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में स्थापित हुई है। कोचीन में जब स्थापित हुई थी और जो कोचीन में कोठी स्थापित हुई थी वो कोठी किसने स्थापित की थी? वो की थी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने यार उसके बाद में इसमें एक नीति बनाई गई थी। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था इसने एक नीति बनाई थी और उसकी नीति क्या थी? इसकी जो नीति थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी जो नीति थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, मतलब नीले रंग की क्रांति। जल की नीति जिसे बोलते हैं। हिंद महासागर पर अपना अधिकार जमाना शुरू करता है ये। यहाँ पर हिंद महासागर पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है और लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने देखा कि हिंद में महासागर में अरब के व्यापारियों के जहाज़ों का बहुत हस्तक्षेप है, कि बहुत ही भरमार है और उनमें क्या किया जाए कि इनकी भरमार जो हस्तक्षेप है इसको यहाँ से बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस वजह से? अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो हम भारत से बहुत दिनों तक व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ किसने मार्क की है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और उसके बाद में तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई कि हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ पर होना चाहिए? सबसे पहले हमारा हिंद के पानी पर होना चाहिए, उसके बाद में व्यापार हम करेंगे। पहले इसको निपटाएंगे, इसको यहाँ से खदेड़ेंगे, उसके बाद किसको खदेड़ेंगे? अरब के व्यापारियों को हिंद महासागर से खदेड़ देंगे, उसके बाद में भारत में व्यापार करेंगे। इस बात को इसके दिमाग में आती है। इसी बात को लेकर के ये क्या करता है? हिंद महासागर में अरबों के व्यापारियों पर आक्रमण करता है। जब हमला किया और ये पास सशक्त सेना नहीं थी, मतलब कि जब ये यहाँ पर हिंद महासागर पर अरबों के व्यापारियों के पास जब इतनी नौसेना नहीं थी, सशक्त नौसेना नहीं थी, तो सिंपल सी बात है कि अरब के व्यापारी इसको हरा दिया और उनको एक एहसास भी करा दिया कि अपनी शक्ति का एहसास भी करा दिया। उसके बाद में क्या होता है? पुर्तगाल के व्यापारी की छवि हिंद महासागर में, मतलब जितने भी पुर्तगाली थे अब उनकी जो छवि थी वो हिंद महासागर में एक डाकुओं की तरफ हो गई थी कि यहाँ पर कोई भी व्यापारी अगर पुर्तगाल का है तो क्योंकि वो यहाँ पर आक्रमण ही कर देते थे, सीधे अरब के व्यापारियों पर सीधा आक्रमण कर देते, या कोई भी होता तो उनकी जो छवि बन गई थी वो हिंद महासागर में एक डाकुओं की तरह की बन गई थी। जब डाकुओं की तरह की बन गई थी, खास बात तो नहीं थी किसके लिए, ये कोई खास बात नहीं थी लूटना पाटना, ये कोई खास बात नहीं थी पुर्तगालियों के लिए, तो वो करते थे इसीलिए क्योंकि उन्हें अपना वहाँ पर कब्जा जमाना था। कहाँ पर? हिंद महासागर पर कब्जा जमाना था। इसलिए वो क्या करते थे? जितने भी अरब के व्यापारी थे उनके जहाज़ों को लूट लेते थे, उनके हस्तक्षेप करते थे, बहुत कायदे से मारपीट करते थे, जहाज़ों को लूटते थे, उन पर हमला करते थे, आक्रमण बोल देते थे, युद्ध होता था घमासान। इसीलिए व्यापारियों में ऐसी कोई नीति नहीं थी। अरब के जो व्यापारी कोई थे उनमें कोई कभी ऐसे कि व्यापारी आया ही नहीं जो उन्हें ये सूझ हो कि हमें आक्रमण भी करने पड़ सकते हैं। तो उसी को लेकर के क्या होता है, बाद में जब देखते हैं कि अरब के व्यापारियों पर बार बार हमला फिर होता है, जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा अरब के जहाज़ों पर बहुत हस्तक्षेप किया जाता है, बहुत ही ज़्यादातर
हस्तक्षेप करता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और उसके बाद में क्या देखते हैं, जब हो जाता है सब, और फिर गुजरात, टर्की, मिस्र से मिलकर व्यापार किया करते थे। मतलब कि 3 देश मिस्र, तुर्की और गुजरात एक साथ में मिलकर व्यापार किया करते थे। जब किया करते थे फिर इन्होंने मिलकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ में, मतलब कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था उस पर इन्होंने हमला बोल दिया। किन्ने मतलब मिस्र था, तुर्की था, गुजरात था, तीनों ने मिलकर अल्मीडा पर हमला बोलते हैं। गुजरात प्लस मिस्र प्लस गुजरात हो गया, मिस्र हो गया, और मैंने भी क्या बोला था, एक और बोला था टर्की, मिस्र हो गया, मिस्र, टर्की, ये तीनों हो जाते हैं। और उनके अगेंस्ट कौन होता है? फ्रांसिस्को इनके बीच में ये घमासान युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो होता है वो जीत जाता है। गुजरात, मिस्र और तुर्की हार जाते हैं। जब ये दोनों हार जाते हैं तो क्या देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब हार जाता है तो उसके बाद में गुजरात, मिस्र, तुर्की हार जाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है। और फ्रांसिस्को के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिससे क्या करता है वो, फिर क्योंकि इसके पास तो नौसेना थी, गुजरात, मिस्र और तुर्की के पास नौसेना नहीं, इतने शक्तिशाली वो नहीं थे, तो हथियार भी नहीं थे, ना तो गोला बारूद थे, ना तो तोपें थी, ना बम थे, कुछ भी लोगों के पास नहीं था। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो इसके पास था, क्योंकि काफ़ी 13 जहाज लेकर आया था अपने घर, पुर्तगाल से 13 जहाज लेकर आया था, वो भी तोपों के साथ में आया था, फुल नौसेना के साथ में था। और आधुनिक यूरोप में जो थे वो आधुनिक पुनर्जागरण चल रहा था। कहाँ पर? पुर्तगाल में यूरोप में चल रहा था। और वहाँ पर क्या होता है, हथियारों, बारूद, तकनीकी डेवलप हो रही थी। जो यहाँ पर पुनर्जागरण चल रहा था, यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, नंबर 1, जैसे कि वहाँ पर एक क्या नाम उसका, आधुनिक तकनीकी डेवलप हो रही थी, आधुनिक हथियार का उपयोग बनाया जा रहा था, और उसके बाद में गोला बारूद और उसके जहाज रानी का विकास, नए एक से एक तकनीकी डेवलप हो रही थी। यहाँ भारत की तरह एशिया में आपसी मनमुटाव पैदा हो रहा था। जब मनमुटाव पैदा हो रहा था तो क्या होता है, कहाँ पर? एशिया में मनमुटाव पैदा हो रहा था, शासक लोगों में ही, वो आपस में ही भिड़ते रहते थे। तो यहाँ का जो मनमुटाव था वो आपस में बना रहता था। उसके बाद में लोग आपस में लड़ रहे थे, धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर लड़ते थे, व्यवसाय के नाम पर लड़ते थे। उसके बाद में समाज में लड़ रहे थे। और यहाँ पर पुनर्जागरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पुनर्जागरण के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद में क्या है, जैसे कि कोई घटना नहीं थी। और इन लोगों के दिमाग बिल्कुल कुंठित थे, बिल्कुल अपनी दुनिया में रहते थे, दूसरे से बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते थे, कि उनके जाम हुए थे। उसके बाद में धीरे धीरे जो भारत था ये क्या होता है, दूसरे लोगों का गुलाम बनता जाता है। इसी तरीके से भारत की बुद्धि बंद थी, लेकिन जब भारत दूसरे का गुलाम हो जाता है, जो भारत था ये दूसरे लोगों का गुलाम हो जाता है,
तब इन लोगों की बुद्धि खुल जाती है। जब बुद्धि खुलती है तब टाइम निकल जाता है। इसी प्रकार इन्होंने अरब के व्यापारियों को, जो इन्होंने अरब के व्यापारी थे उनको क्या करता है ये, अरब के व्यापारियों को खदेड़ दिया। किसने? जो पुर्तगाली आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने यहाँ, और अरब के जितने भी थे उनको सबको खदेड़ दिया था। जब उनको खदेड़ दिया है तो पुर्तगाल, इन्होंने अरब के व्यापारियों को खदेड़ दिया और एक दिन हिंद महासागर पर अपना एक समय में पुर्तगाली सागर के नाम से, एक हिंद महासागर एक टाइम पे पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा, कहलाया जाने लगा। अगर कोई भी कहीं का भी जहाज आता था तो यहाँ पर आता था अगर हिंद महासागर में, तो वो क्या करता था, उसको एक कार्टेज देना पड़ता था, उनको एक कार्टेज देना पड़ता था, या बोलिएगा कि जो पुर्तगाली थे उनको वहाँ की इजाज़त लेनी पड़ती थी। पुर्तगाल के शासक थे, जो पुर्तगाल का व्यक्ति होता था उससे वो इजाज़त लेते थे, उसके बाद ही वो हिंद महासागर से गुजरते थे या दूसरी जगह जाते थे। और उसके बाद में यहाँ पर जो होता है क्या, इजाज़त, बगैर इजाज़त के नहीं जाते थे। और उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे एक पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की इतनी ही उपलब्धियां रही हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है वो पुर्तगाली का दूसरा, अल्बुकर्क सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर होता है, पुर्तगाली गवर्नर दूसरा आएगा और उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ये वास्तविक संस्थापक था कहाँ का, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसका नाम क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकेंड। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।